नमस्कार दोस्तों, न्यूज स्ट्रिप के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रही है और इस वक्त बाबा रामदेव जोर शोर से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए संजीवनी बूटी ढूंढ निकाली है। लेकिन इससे पहले कि उनका दावा परवान चढ़ता, भारत के आयुष मंत्रालय ने सवालों का ताला जड़ दिया है। दरअसल होना तो ये चाहिए था कि बाबा रामदेव एंड कंपनी ने जब इस कोरोनिल नाम की दवा को ढूंढ निकाला है तो मेडिकल साइंस की दुनिया में इस चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए था, खुशियों की लहर दौड़ जानी चाहिए थी, डूबते को तिनके का सहारा नजर आना चाहिए था। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। आयुष मंत्रालय ने दवा को लाल झंडी दिखा दी और बाबा रामदेव के सियासी विरोधियों के साथ ही आयुर्वेद को हिंदू संस्कृति से जोड़कर देखने वालों ने और इसके उनके साथ ही इस चिकित्सकीय पद्धति यानी आयुर्वेद को नीम हकीम बताने वाले कथित विशेषज्ञों ने इसे दरकिनार कर दिया। यानी कि इससे पहले कि दवा किसी मरीज के गले से नीचे उतरती, उससे पहले ही दवाई की चीर-फाड़ शुरू हो गई। ऐसे में भ्रम के हालात भी पैदा हो गए। मसलन बाबा रामदेव की इस दवाई पर संदेह करना आयुर्वेद पर सवाल खड़ा करना कैसे हो सकता है। इसके अलावा आधुनिक मेडिकल साइंस में जो परीक्षण का दायरा है उससे जो मान्य जो दायरा है उसके बगैर बाबा रामदेव इसके प्रचार प्रसार में क्यों जुड़ गए। और साथ ही आयुष मंत्रालय ने जो नियम और कानून है, बाबा रामदेव ने उसका भी इंतजार नहीं किया जो उन पर आरोप लगता है। उसके बगैर ही वो इसको आगे बढ़ाने की तैयारियों में जुट गए, टीवी पर नजर आने लगे और पूरे प्रचार माध्यम को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन इसके साथ एक बात यह भी है कि पूरी दुनिया में जब एक अदद दवाई और वैक्सीन कोरोना के लिए नहीं है और सिर्फ उम्मीद के आधार पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अजिथ्रोमाइसिन जैसी जो दवाइयां मरीजों को दी जा रही हैं, उनके हलक के नीचे से उतारी जा रही हैं, तो बाबा रामदेव के कोरोनिल को मौका क्यों न दिया जाए। जबकि हम सब जानते हैं, इनफैक्ट ये बातें पूरे तौर पर मान्य है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये जो तमाम सवाल हमारे सामने खड़े हो रहे हैं बाबा रामदेव के कोरोनिल को लेकर, इस एपिसोड में इन तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। और साथ ही आयुर्वेद के साथ क्या हो रहा है, मेडिकल साइंस के, आधुनिक मेडिकल साइंस के साथ आयुर्वेद कैसे तालमेल बिठाकर चल सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। तो कोरोनिल से जुड़ा जो प्रकरण है, उस पे जो विवाद है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 23 जून को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इन दोनों ने टीवी मीडिया के जो कैमरे हैं और प्रेस जो प्रिंट है उसके फ्लैश लाइट के सामने अपने इस दवा को लॉन्च किया, कोरोनिल, जिसमें अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय तीनों चीज होने का इन्होंने दावा भी किया। दरअसल कोविड क्योर के लिए इन्होंने एक किट भी जारी किया। अब उस किट में क्या है, कोरोनिल दवा के साथ साथ स्वसरी और अणु तेल। स्वसरी, जो ऐसा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि स्वसरी से सर्दी जुकाम ठीक होता है, जबकि अणु तेल जो है वो नाक में डालने वाली बूंदे हैं जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है वो दुरुस्त होती है। इस लॉन्चिंग के दौरान ये भी कहा गया कि इस दवा का परीक्षण तकरीबन 280 लोगों पे जो कोविड-19 के मरीज थे उन पर किया गया, जिनमें से 69% जो मरीज थे वो तो 3 दिन के भीतर ठीक हो गए और बाकी जो थे वो उनके लिए गारंटी दी गई कि वो 7 दिनों के भीतर ठीक हो गए या ठीक हो जाएंगे। लेकिन भारत के आयुष मंत्रालय को इस पर यकीन नहीं हुआ और वो आश्वस्त नहीं हुआ इन दावों को लेकर, इसलिए उसने सवालों की झड़ी लगाई गई। उससे पूछा बाबा रामदेव से और उनकी कंपनी से कि जिन लोगों पर यह परीक्षण हुआ उनके डिटेल्स थे, जो आपने क्लिनिकल ट्रायल किया है, जो स्टडी किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी दे, कहां किया है इसकी पूरी जानकारी दे। अब जब आयुष मंत्रालय ने कड़ाई दिखानी शुरू की तो सियासत भी शुरू हो गई। बाबा रामदेव के विरोधियों ने भी झंडा बुलंद कर दिया, लेकिन उसके बारे में बताएंगे। और उससे पहले पतंजलि की ओर से, जो पतंजलि कंपनी है उसके जो सीईओ है आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने क्या जवाब दिया वो बताते हैं। पतंजलि ने अपने इस जवाब को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक भी कर दिया।
जिसके मुताबिक ये दावा किया गया कि कोरोनिल को लेकर क्लिनिकल केस स्टडी करने के बाद कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिसमें जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो 3 से 15 दिनों के बीच कोरोना नेगेटिव हो गए और उसमें किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। पतंजलि का तो ये भी दावा है कि ये जो तमाम क्लिनिकल ट्रायल किए गए कोरोनिल को लेकर, ये पूरी दुनिया में आयुर्वेद की औषधि को लेते हुए, इस दवाई को लेते हुए पहली बार किए गए हैं। सफल क्लिनिकल ट्रायल पहली बार किया गया है और ये ट्रायल दिल्ली, अहमदाबाद और मेरठ जैसे शहरों में किया गया। लेकिन ये दावा, इस दावे को हकीकत की जमीन पर कैसे देखा जाए, और अगर ये बात सत्य साबित हो भी जाती है आगे चलकर, तब भी आयुर्वेद को लेते हुए भारत में उसका भविष्य क्या है या पूरी दुनिया में उसका भविष्य क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए हमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो दवाइयों का पूरी दुनिया में ग्लोबल कारोबार है, उसको समझना होगा। जिस दिन बाबा रामदेव अपनी कोरोनिल दवा को लॉन्च कर रहे थे, उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 21 जून को भारत सरकार ने कोरोना के इलाज में मरीजों को दिए जाने के लिए एक कोविफिर नाम की दवा के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। ये कोविफिर दवा देसी वर्जन है, यानी भारतीय वर्जन है। रेमडेसिविर एक दवा है जिसे अमेरिकन कंपनी गिलेड बनाती है, उसका जेनरिक वर्जन है कोविफिर, जो कि कोरोना के इलाज में जो इस्तेमाल है उसके लिए उसकी अनुमति दी गई है। ये रेमडेसिविर दवा दरअसल सार्स और एबोला जैसी जो बीमारी अभी हाल में दुनिया के सामने आई थी, उसमें जब इस दवाई का इस्तेमाल किया गया तो उसके नतीजे अच्छे आए थे। और इसी का सस्ता भारतीय वर्जन, यानी जिसको जेनरिक वर्जन कहते हैं, वो हैदराबाद की एक ड्रग कंपनी हेचरो बना रही है। और इसकी पहली खेप यानी कि कोविफिर की पहली खेप 2 जो राज्य हैं, महाराष्ट्र और दिल्ली, जो सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य हैं, उनको मिल रही है। तो बाबा रामदेव के कोरोनिल के मुकाबले ये कोविफिर हमारे सामने है। तो क्या ये दूसरी बात हो सकती है कि महाराष्ट्र सरकार ने या महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त दूसरी भी जो सरकारें हैं, वो कोरोनिल को, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने दरअसल नकली फर्जी दवा करार दिया है, तो ये क्या इससे जुड़ी बात हो सकती है कोरोनिल को लेकर और कोविफिर को लेकर, या इससे कुछ अलग बात हो सकती है? आज आगे इससे भी जुड़ी हुई बातों का खुलासा होने वाला है। तो भारत के आयुर्वेद को ग्लोबल प्लेयर बनाने को लेकर कैसी चुनौतियां हैं? बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, इसको ही देख लीजिए। ये कंपनी आज की तारीख में 40,000 करोड़ रुपए की है और इसका टर्नओवर, अभी जो हाल में टर्नओवर का आंकड़ा आया वो 25,000 करोड़ रुपए का, यानी कि भारत में एफएमसीजी कंपनियों के मामले में ये दूसरे नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद। लेकिन इसके सामने अगर इसकी तुलना हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी की जो दवाइयां बनती है उससे करें, तो चुनौतियों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती है एलोपैथी की, उनका ग्लोबल कारोबार 1.2 ट्रिलियन US डॉलर है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2023 तक ये कारोबार 1.5 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगा। और ये इस मामले में भारत दरअसल तीसरे नंबर पर आता है। भारत को फार्मा कैपिटल कहा जाता है। यहाँ से सस्ती दवाइयां, जो जेनरिक वर्जन की दवाइयां होती हैं, वो विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। भारत में दवाइयों के बनाने का जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, उसकी तारीफ भी दुनिया में काफी होती है। लेकिन भारत के इस कारोबार के सामने एक और बड़ी चुनौती है, वो ये है कि दवाइयों को बनाने के लिए जो एपीआई है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दवाइयों को बनाने में जो इस्तेमाल होने वाली सामग्री है, उसको एपीआई कहते हैं। मसलन अगर पेंसिलिन का इस्तेमाल हो रहा है किसी दवाई में, तो पेंसिलिन एपीआई है। तो 70% जो एपीआई है वो चीन से आता है। तो भला हिंदुस्तान में कोई बाहर की ताकत क्यों चाहेगी कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है उसका विकास हो? तो क्या बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल दवा निकाली है और बाबा रामदेव का जो ये रामबाण है, उसको भोथरा करने में चीन का भी हाथ है? इसका दस्तावेजी कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कोरोनिल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो ग्लोबल कारोबार है और चीन की एक पॉलिसी, कूटनीति है, को ऑपरेशन, इन सब को मिलाकर अगर देखें
तो एक नई तस्वीर उभरती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये चीन की कोऑपरेशन पॉलिसी है क्या दरअसल, यहां पर उसका जिक्र करना बड़ा ही जरूरी और लाजमी है। दरअसल चीन इस पॉलिसी के तहत करता यह है कि जिस देश के बाजार पर उसे कब्जा करना होता है या आधिपत्य किसी किस्म का आधिपत्य जमाना होता है, तो वो इस पॉलिसी को वहां लागू करवाने की कोशिश करता है। कोऑपरेशन पॉलिसी में दरअसल चीन ये करता है कि उस देश में जहां आधिपत्य जमाना है, वहां के इलीट वर्ग, वहां जो इलीट क्लास है, अभिजात्य जो वर्ग है, जिसमें बड़े राजनेता, प्रखर बुद्धिजीवी, जो नामचीन पत्रकार हैं, वो सब आते हैं। उनके पीछे पैसा झोंक देता है चीन, खरीद लेता है उनको। और उस देश में होता यह है कि जो एलीट वर्ग होता है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक जो प्रो चाइना हो जाता है और दूसरा जो उस देश का ही होता है। जाहिर तौर पर कई जगहों पे, कई देशों में ऐसा चीन ने सफलतापूर्वक किया है। अब इस बात की चिंता जाहिर हो सकती है कि क्या भारत में भी ऐसा कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। आप टेलीविजन चैनल के प्राइम टाइम जो शोज हैं उसको देखिए, और बड़ी जो हस्तियां हैं जो हमारे देश में जिनको विचारक मानते हैं और जो बड़े पत्रकार हैं, उनके ट्विटर हैंडल्स को देखिए, तो फर्क समझ में आता है। और कुछ बातें जो है ना, वो आपको आपके जहन में बैठेंगी और सोचने को मजबूर भी कर देंगी। ये जो कोऑपरेशन पॉलिसी है, दरअसल इसका खुलासा जो सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके चेयरमैन डॉक्टर लोब्सांग सोंगयार ने किया है। लोब्सांग ने इस बात को लेकर दावा किया है कि चीन ऐसा तिब्बत में कर चुका है कोऑपरेशन पॉलिसी। उससे 2 धड़े तैयार करवा दिए उस देश में, मतलब चीन के तिब्बत के उस इलाके में। और डॉक्टर लोब्सांग ने नेपाल को भी आगाह किया है। तो भारत में ऐसा है या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन आयुर्वेद, कोरोनिल दवा के बाद से आयुर्वेद को लेकर जिस किस्म की चर्चा हमारे देश में हो रही है, तो संदेह का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए कि भारत में आयुर्वेद की ताकत क्या हो सकती है और भारत आयुर्वेद के मामले में ग्लोबल प्लेयर बन सकता है या नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर अभी सामने मिलेगा। उसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई आयुर्वेद को लेकर हिंदुस्तान में क्या कुछ करने की जरूरत है।